आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। पाकिस्तान को आज एक करारा झटका उस वक्त लगा जब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने आज इस बात को लेकर साफ स्पष्ट किया कि कुलभूषण यादव को फांसी की सजा पाकिस्तान में देना अपने आप में उचित नहीं है। भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुलभूषण यादव के मामले को लेकर पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में यह एक बड़ी सफलता है जो भारत सरकार को मिली है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुलभूषण यादव के ऊपर आरोप सिद्ध करने के सबूत लगभग न के बराबर हैं और ऐसे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का यह फैसला कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के तमाम कारगुजारियों को सामने रखता है। और ऐसे में अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी अध्यक्ष बाजवा के बीच मुलाकात हुई है। 90 मिनट तक की मीटिंग चली है कि आखिरकार कुलभूषण यादव का क्या किया जाए। पाकिस्तान अगर अब भी कुलभूषण यादव को फांसी देने की पहल पर आगे बढ़ता है तो इसमें कोई शक नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब पाकिस्तान बिल्कुल अकेला होगा। बहुत खुशी हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे हमारे घर का मेंबर है। मुझे तो बहुत खुशी है कि इन दी एंड उनको जस्टिस मिलना चाहिए। पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को लगा करारा झटका। पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठ की पोल अब खुलने लगी है। जिस कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने जासूस बताकर फांसी का एक तरफा फैसला सुना दिया था, अब उसी पाकिस्तान की नींद एक फैसले ने उड़ा दी है। पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट ने बेपर्दा कर दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान की अदालत के एक फैसले पर सवाल उठाते हुए रोक लगा दी है। हिंदुस्तान की सरकार इस फैसले को बड़ी कूटनीतिक जीत बता रही है। उनके खिलाफ मृत्युदंड घोषित किया गया है पाकिस्तान में, उसको सस्पेंड किया जाए और अगर पाकिस्तान ये फैसले को पलटने में कामयाब नहीं होता या नहीं करता है, तब फिर कोर्ट जो है वो उसके इस फैसले को, जो मृत्युदंड का फैसला है, उसको गैर कानूनी घोषित करे। पाकिस्तान ने तो कुलभूषण को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हिंदुस्तान की आवाज को दुनिया की अदालत ने भी सही माना और पाकिस्तान को इस मामले में सख्त फरमान सुना दिया। पाकिस्तान इस फैसले को कितना मानेगा ये एक अलग सवाल है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो पाकिस्तान की खोखली दलीलें टिक नहीं पाई। भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में कहा कि कुलभूषण को पाकिस्तान ने ईरान से अगवा कर बलूचिस्तान से गिरफ्तारी दिखाई और बगैर किसी ठोस सबूत के फांसी की सजा सुनाई है। कुलभूषण यादव का पक्ष पाक की अदालत में ना तो सुना गया और ना ही उन्हें वकील मुहैया कराया गया। पाकिस्तान ने कुलभूषण से मिलने के लिए लगाई गई भारत की 21 अर्जियां खारिज कर दी। ईरान के छाबहार शहर में उनको वहां से किडनैप किया गया, उनको अबडक्ट किया गया, उनको जबरदस्ती बलूचिस्तान ले जाया गया, उन्हें वहां वहशियाना तरीके से टॉर्चर किया गया, उनसे कबूलनामे साइन करवाए गए और क्या क्या ऊल जलूल इल्जाम उन पे लगाए गए और उसके बाद उनको जो है एक फौजी अदालत के सामने, कांगरू कोर्ट के सामने दिया गया। वहां भी उन्हें कोई लॉयर, कोई वकील नहीं रखने दिया गया और फिर उन्हें सजाए मौत सुना दी गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की नापाक मंशा इस बात से भी समझी जा सकती है कि जब कुलभूषण को उसने फांसी की सजा दी तो उसने भारत को आधिकारिक तौर पर जानकारी तक देना मुनासिब नहीं समझा। भारत को ये जानकारी प्रेस रिलीज के जरिए दी गई। भारत के मुताबिक पाकिस्तान ने वियना समझौते के आर्टिकल 36 और मानवाधिकार का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान सरकार कोर्ट को भी बताए कि उसने क्या ये इस संबंध में क्या कार्रवाई करी है और फिर ये भी कहा आपने 74 आर्टिकल 74 सब पैराग्राफ 4 के संदर्भ में कि कोई इस प्रकार का कदम ना उठाया जाए जिससे कि कोर्ट भविष्य में अगर कोई निर्णय देता है तो उसके क्रियान्वयन में कोई विपरीत प्रभाव पड़ सके। जाहिर है पाकिस्तान कुलभूषण के मामले में बेनकाब हो चुका है। कुलभूषण की फांसी पर रोक भारत की पहली बड़ी जीत है। पाकिस्तान की नैतिक हार हो चुकी है। कानूनी जंग में वो मात खा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कुलभूषण की वतन वापसी तक हिंदुस्तान की जंग जारी रहेगी। कुलभूषण यादव की फांसी पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से लगी रोक ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंक का अड्डा है बल्कि मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में भी उसकी कोई सानी नहीं। कमल किशोर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
कुलभूषण यादव पर पाकिस्तान का झूठ क्या है, जरा हम ये आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने का दावा उसने पेश किया। पिछले साल 3 मार्च को पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया था। यादव को पाकिस्तान ने भारतीय जासूस बताया, जबकि इसके कोई सबूत पाकिस्तान के पास नहीं। पाकिस्तान की आर्मी एक्ट के तहत यादव के केस को देखा गया और आनन फानन में पाकिस्तान ने यादव को फांसी की सजा सुना दी। कुलभूषण यादव को अपना पक्ष रहने का कोई मौका नहीं दिया गया। यहां तक कि कुलभूषण यादव को न ही कोई वकील दिया गया और न ही भारतीय उच्चायोग के किसी भी व्यक्ति से मिलने दिया गया। जाहिर सी बात है, यह सिर्फ एक तरफा कार्रवाई है जो पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन अब इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल उठता है। कुलभूषण यादव की फांसी पर प्रतिबंध या रोक लगाने की बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने की है, जो पाकिस्तान के सामने अब है। इसे आप भारत की एक बड़ी कामयाबी जरूर कह सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात निकल कर आती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तमाम आदेश देशों के लिए बाध्य नहीं होते। जी हां, इस बात को समझना पड़ेगा। हर देश के ऊपर यह निर्भर करता है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बातों को कितना स्वीकार करे और ना करे, और यहीं पर आकर मामला फंस जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, पाकिस्तान अगर चाहे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस निर्देश को अनदेखा भी कर सकता है। और पाकिस्तान में जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, लगता कुछ ऐसा ही है। कुलभूषण जाधव को साजिश के तहत फांसी की सजा का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंच चुका है। भारत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पाकिस्तान को फांसी रोकने का आदेश जारी कर दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस अदालत की अहमियत क्या है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 संस्थाओं में से एक है, जिसका दफ्तर नीदरलैंड्स के द हेग में पीस पैलेस बिल्डिंग में मौजूद है। 1946 में शुरू हुई इस अदालत की मुख्य 2 भूमिकाएं हैं। पहली ये कि सदस्य देशों के बीच के विवाद को अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक सुलझाना और संयुक्त राष्ट्र संघ को कानूनी मामलों में सुझाव और सलाह देना। इस कोर्ट में 15 जज होते हैं, जिन्हें जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल 9 साल के लिए चुनती है। द हेग का इंटरनेशनल कोर्ट एक साथ प्रशासनिक, राजनयिक और अदालती कार्रवाई करता है। इसी अदालत से पाकिस्तान को वो आदेश जारी हुआ है जिसमें कुलभूषण की फांसी रोकने को कहा गया है। लेकिन इस आदेश को लेकर लोगों के मन में कुछ सवाल है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही यूएन के सदस्य हैं। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर दोनों देश इंटरनेशनल कोर्ट के सदस्य हैं। वियना समझौते पर दस्तखत करने वाले दोनों ही देशों पर इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश लागू होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट के मुताबिक इस अदालत का फैसला मानना सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी है। ये और बात है कि इंटरनेशनल कोर्ट के पास आदेश पालन कराने के लिए कोई डायरेक्ट पावर नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड ओपिनियन होगा वो सब उसके साथ होगा, इसलिए कोई भी ऐसा उसको उल्लंघन नहीं करेंगे। अभी तो स्टे ऑर्डर तो अमल करेंगे, वो अभी तो एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान जो भी कहना चाहते हैं वो आके कहेंगे, उसके बाद अंतिम निर्णय होगा। तब तक अपने वेट करना पड़ेगा। माना जाता है कि कोर्ट का आदेश नहीं सुनने पर प्रभावित देश सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो एक आशंका ये रहेगी कि सुरक्षा परिषद में पाक का हिमायती चीन वीटो पावर के साथ बैठा है। भारत की अर्जी कबूल करने के बाद इस कोर्ट में जब तक मामला चल रहा है तब तक कुलभूषण की फांसी पर रोक रहेगी। अब इस अदालत में 15 जजों की बेंच कुलभूषण जाधव के अधिकारों के हनन मामले की सुनवाई करेगी। इसके लिए दोनों देशों का पक्ष कोर्ट में लिखित रूप में जमा होगा और फिर इसकी सुनवाई होगी। इसका फैसला अदालत पब्लिक सिटिंग में सुनाएगी और इस फैसले के खिलाफ भारत पाक अपील नहीं कर सकेंगे। हालांकि पाकिस्तान ने जिस जल्दबाजी में कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई है, उससे पाकिस्तान की नापाक मंशा की आशंका भी जाहिर होती है, क्योंकि फांसी की सजा के बाद अभी तक पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को सामने नहीं लाया है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं चीन की साजिश की। चीन अपनी विस्तारवादी नीति पर लगातार काम कर रहा है और इसी विस्तारवादी नीति का एक और आयाम है वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट। यानी कि चीन अब अफ्रीका से लेकर रूस तक सिर्फ सड़क और तमाम अन्य रास्तों के जरिए अपना बाजार बढ़ा सकता है। एक ऐसा बाजार जिसके जरिए चीन 135 देशों के सामने यह स्पष्ट करना चाहता है कि लगभग 80 देश अब उसकी इज्जत में आ सकते हैं। यानी कि
चीन अब 80 देशों से सामान अपने देश तक पहुंचा सकता है। द सिल्क रोड जो चर्चित रास्ता है उसे पुनर्जीवित कर। कुल मिलाकर चीन अब यह स्पष्ट करना चाहता है कि आज दुनिया में वो न सिर्फ एक बड़ी ताकत है बल्कि शायद सबसे ज्यादा ताकतवर। चीन वो मुल्क जो कभी साउथ चाइना सी की लहरों पर कब्जा करना चाहता है। चीन वो देश है जो अरुणाचल प्रदेश पर आंखें गड़ाए हुए है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC चीन की आर्थिक और कूटनीतिक महत्वाकांक्षा का एक बड़ा सबूत है, जिसके जरिए बलूचिस्तान के ग्वादर को चीन के शिनचियांग प्रांत से जोड़ा जाएगा। दक्षिण एशिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक चीन अपना दबदबा कायम करना चाहता है। चीन की पॉलिसी जग जाहिर है, वो आर्थिक विकास के नाम पर विस्तारवादी नीति को लेकर आगे बढ़ रहा है। अब चीन OROB यानी वन रोड वन बेल्ट की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। चीन में OROB को लेकर 15 मई से एक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। चीन को उम्मीद है इसमें 28 देशों के नेता शामिल होंगे। चीन की महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य व्यापार के लिए समुद्री और जमीनी दोनों तरह के रास्तों का विकास करना है। इसके तहत चीन को अफ्रीका, मध्य एशिया और रूस से होते हुए यूरोप से जोड़ा जाना है। ये करीब 1400 अरब डॉलर की परियोजना है। OBOR चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का एक अहम प्लान है, ताकि चीन के इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक पावर की धमक पूरी दुनिया में महसूस की जा सके। बताया जाता है कि एक रूट बीजिंग को तुर्की तक जोड़ने के लिए प्रस्तावित है। ये इकोनॉमिक रूट जमीनी रास्तों के जरिए गुजरेगा और रूस, ईरान, इराक को कवर करेगा। दूसरा रूट दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया से होकर गुजरेगा। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी चीन की इस नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिलहाल 46 बिलियन डॉलर की इस परियोजना पर काम चल रहा है। CPEC को लेकर भारत विरोध करता रहा है, क्योंकि ये कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरेगा। POK में चीन की मौजूदगी भारत की सुरक्षा के नजरिए से अच्छा नहीं है। हालांकि चीन भारत की चिंताओं को नकारता रहा है, लेकिन चीन के इतिहास को देखते हुए उसकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं आम आदमी पार्टी विवाद की। कपिल मिश्रा जो एक जमाने में आम आदमी पार्टी के सरकार के मंत्री हुआ करते थे, आज शाम उन पर हमला किया गया और हमला उस वक्त किया गया जब वो अनशन कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार उन पर हमला क्यों किया गया। दिल्ली में जब वो अनशन कर रहे थे तो उनका अनशन का मकसद सिर्फ इतना था कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने विदेश यात्रा की तमाम जानकारी और उससे संबंधित तथाकथित तौर पर धांधली सार्वजनिक करें कि क्या वो आम जनता के पैसे के लूट के आधार पर विदेश यात्राएं कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो व्यवहार उनके साथ किया गया ये प्रदर्शित करता है कि इस राजनीति के खेल में बहुत कुछ ऐसा है जो गंदा है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कपिल का अनशन। भूखे कपिल पर हुआ हमला। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। हमलावर ने बताया आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। अनशन पर बैठे दिल्ली के पूर्व जल मंत्री और आम आदमी पार्टी के निलंबित नेता कपिल मिश्रा पर हमला हुआ है। कपिल मिश्रा पर हरी टी-शर्ट पहने इस शख्स ने अचानक हमला बोल दिया। हालांकि इसी दौरान वहां मौजूद कपिल मिश्रा के समर्थकों ने इसे पकड़ लिया और इसकी जमकर धुलाई कर दी। हमलावर का नाम अंकित भारद्वाज है और ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। इसका कहना है कि कपिल मिश्रा ने पार्टी को धोखा दिया है। क्यों मार रहे थे? क्यों मार रहे थे? धोखा दिया इन्होंने। धोखा दिया पार्टी को। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित भारद्वाज है। किसने भेजा है आपको? किसने भेजा है? किसने भेजा मुझे? मैं कार्यकर्ता हूं पार्टी का। कौन सी पार्टी से हो? आम आदमी पार्टी से हो। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। इससे पहले कपिल मिश्रा ने भी अपने ऊपर हमले का शक जताया था। हालांकि कपिल मिश्रा का कहना है कि वो हमलावर को नहीं पहचानते। साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की है कि वो किसी पर हाथ ना उठाएं। सर वो शख्स अचानक बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया, जोर से बोला मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और कूदा मेरे ऊपर। उसका हाथ मेरी गर्दन पे लगा, लेकिन तभी बाकी साथी उसको पकड़ लिया और दूर ले गए उठाकर।
किसी तरह की कोई बात हुई उससे कि कौन है, क्या हुआ, आपने उससे पूछा होगा? नहीं, मैं कैसे पूछूंगा, इतना तो समय ही नहीं मिला, एक पल में हुआ ये सब कुछ। जानते कभी पहले कभी देखा है उस शख्स? मैंने जीवन में नहीं देखा। वो बता रहा है खुद को कि आम आदमी पार्टी का वो कार्यकर्ता है और मुंडका और हरियाणा 2 जगह का जिक्र किया है उसने। क्या है कुछ जानकारी? हो सकता है कार्यकर्ता हो सकता है ना हो। पुलिस ने कपिल मिश्रा पर हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन इस हमले के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली पुलिस के जो तमाम जवान हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं और पूछताछ उनसे लगातार की जा रही। जाना जा रहा है कि क्या कभी उस व्यक्ति को, उस शख्स को देखा है, उन्होंने जानते हैं। लेकिन कपिल मिश्रा सीधे तौर पर इनकार कर रहे हैं कि उसको जो है नहीं देखा है। ये पहले दिन सत्याग्रह का था और पहले ही दिन इस तरह की तस्वीर जो है वो सामने आई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित्रो घोष के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आम आदमी पार्टी की कलह तो सड़क पर खुलकर सामने आ चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक और विवाद को जन्म दे दिया है और ये विवाद है ईवीएम के डेमोन्स्ट्रेशन का। अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी ईवीएम पर लगातार यह आरोप लगा रही है कि उसे किसी भी समय हैक किया जा सकता है। लेकिन हम आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहते हैं। यह बात तय है कि 12 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है चुनाव आयोग के द्वारा और इस बात को लेकर पहले से ही स्पष्टता थी कि ईवीएम के मसले पर सर्वदलीय बैठक चुनाव आयोग बुला रही है। इस बैठक से ठीक पहले, चुनाव आयोग की इस पूरी कोशिश से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की बात क्यों सामने रखी? दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर अरविंद केजरीवाल के सहयोगी और उनके विधायक इस पर सवाल खड़ा करना चाहते थे तो उन्होंने विधानसभा क्यों चुना? जाहिर सी बात है इसके पीछे भी राजनीति है। देख लीजिए आप। पहले दिल्ली विधानसभा में ईवीएम के डेमो का ड्रामा, उसने ये झाड़ू पे बटन दबाया, फिर मीडिया के कैमरों के सामने ईवीएम पर उठाए सवाल। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी अब तक दिल्ली एमसीडी और पंजाब के चुनावों में मिली हार से बाहर ही नहीं निकलना चाहती। ईवीएम के नाम पर आम आदमी पार्टी ने आर पार की जंग छेड़ दी है। केजरीवाल की पार्टी को ना तो चुनाव आयोग की मीटिंग का इंतजार है और ना ही वो कोई दलील सुनना चाहते हैं। दिल्ली की विधानसभा में ईवीएम के नाम पर जिस तरह से विशेष सत्र बुलाया गया उस पर भी कई सवाल खड़े हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने दावों पर अडिग है। न्यूज़ नेशन के कैमरे के सामने भी सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। हमने सवाल तब उठाया जब हमने पंजाब के इलेक्शंस के अंदर हमने देखा कि लोग, पत्रकार, जितने भी विश्लेषक वहां पे जा रहे थे वो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है। उसके बावजूद अगर वहाँ पे हम हार गए तो हमें लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। हमने लोगों से बात की, हमने उम्मीदवारों से बात की, हमने पोलिंग बूथ एजेंट से बात की, कार्यकर्ताओं से बात की। और ऐसा नहीं कि हमारा आरोप मनगढ़ंत आरोप है, भिंड और धौलपुर के अंदर तो खुल्लम खुल्ला दिख गया। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी का दावा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ करना बेहद आसान है। केजरीवाल की पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर ईवीएम में छेड़छाड़ की जा रही है। सच के अंदर झूठ और झूठ के अंदर सच हमेशा मिलाया जाता है। अगर भाजपा सारे चुनाव ही जीत जाएगी तो बहुत शक उत्पन्न हो जाएगा। और दूसरी बात, हर बार टेम्परिंग करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आपको कुछ अफसरों की मिली भगत चाहिए, आपको कुछ लोगों से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपका पूरा का पूरा एनवायरनमेंट चाहिए। एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने दावों पर टिकी है तो दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े कर रही हैं। क्योंकि लोकतंत्र में ये मान के चलना कि साहब आपको जो है वो ईवीएम, आपको जनता ने नहीं हराया, आपको ईवीएम ने हराया, तो ये आप जनता का अपमान कर रहे हैं। ईवीएम से विश्वास उठ जाएगा लोगों का, तो जनता से विश्वास उठ जाएगा। लोगों को लगेगा ही कि नहीं कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसको मिलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कहीं ये अपने ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप को डाइवर्ट करने के लिए तो ये काम नहीं कर रहे हैं। इस पर भी ध्यान रखना चाहिए लोगों को। जाहिर है एक ऐसी मशीन जो ईवीएम जैसी है लेकिन ईवीएम नहीं है, उसके साथ कथित छेड़छाड़ कर आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि जब चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर सभी पार्टियों को मीटिंग के लिए बुलाया है तो फिर आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग के इस कदम का इंतजार भला क्यों नहीं करना चाहती? सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। ये वो लोग हैं जो देश के लिए कुर्बान होते हैं।
ये वो लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं है। ये है भारतीय फौज के फौजी। उनका राज्य उनकी पहचान नहीं होता, उनके बटालियन से वो जाने जाते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि देश की शान बचाने के लिए जान दे दो, लेकिन शान पर कभी आटा न लगे, कोई आन ना आए। लेकिन जब राजनीति भारतीय सैनिकों पर होने लगे तो क्या इसे आप सही कहेंगे? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो बातें कही, शायद इसकी उम्मीद उनसे कभी कोई कर नहीं सकता। वो मिट गए वतन के नाम पर, कुर्बान हो गए तिरंगे की शान पर। उनका मुल्क हिंदुस्तान है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड है, जिसके एक एक इंच के लिए वो जान लेने और जान देने को आमादा रहते हैं। लेकिन राजनीति शहीदों का ठिकाना पूछ रही है। देश की सरहदों पर मर मिटने वालों को कैसे सूबों की सरहदों में बांटा जा रहा है, आप भी सुनिए। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत के बहुत सारे शहीद हुए हैं। बताओ, गुजरात का कोई एक भी जवान शहीद हुआ हो तो बताओ। वतन पर कुर्बान होने से पहले इन शहीदों ने कभी नहीं सोचा कि उनकी जन्मभूमि कहाँ है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि क्यों कश्मीर में वो अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन सियासत उनका सूबा बता रही है, सूबे में शहादत को बांट रही है, और तुर्रा ये कि नसीहत राजनीति ना करने की है। तो शहीदों पे राजनीति करना, देशभक्ति की राजनीति करना, वंदे मातरम पे राजनीति करना, राष्ट्रवाद पे राजनीति करना, आखिरकार ये परिभाषा क्या है? राजनीति की पाठशाला में अब ये जुमला है। हर बात पर राजनीति होती भी है और सीख राजनीति ना करने की दी जाती है। इसलिए अखिलेश के बयान पर भी संग्राम मचा है। अपने निहित स्वार्थों के लिए अपनी पार्टी और परिवार को बंटवारा करते करते अखिलेश यादव की अकल इतनी कुंद हो गई है कि वे हार की खींच में भारत के बहादुर जवानों में प्रांत और अन्य वर्ग के आधार पर भेद पैदा कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय टिप्पणी है। जवान पूरे देश का है। जवान की ना जाति है, ना धर्म है, ना क्षेत्र है। मैं एक ऐसे प्रांत हरियाणा से आता हूं जहां का हर 10वां जवान हमारी फौज के अंदर देश की सुरक्षा करता है और हमें नाज है उन जवानों पर। वो चाहे उत्तर प्रदेश से हों, राजस्थान से हों, गुजरात से हों, कश्मीर से हों, कन्याकुमारी से हों, तमिलनाडु से हों या मिजोरम से हों। मेरी सारे राजनीतिक नेताओं को प्रार्थना है, देश के प्रति इस तरह के विचार जब हम प्रकट करते हैं तो ध्यान में रखना है देश की एकता को कहीं आंच नहीं आ जाए। सियासत में सुर्खियां बटोरने के लिए नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। अखिलेश का ताज़ा बयान इसकी बानगी भर है। सवाल ये कि देश के आन, बान और शान के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को भी क्या सियासी नफे नुकसान के तकाजे पर तौला जाएगा? लखनऊ से मनीष भट्टाचार्य के साथ टीम न्यूज़ नेशन।